हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स कवर करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा इनिशिएटिव रहता है ये करंट अफेयर्स का, इसको हम प्री क्योर कहते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्री क्योर इज़ फॉर करंट अफेयर्स। हम वीकली सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल आज इको का डे है, इकोनॉमी का, तो हम पिछले पूरे 7 दिनों के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी से जुड़े हुए। ओके तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी जो पहली खबर है वो है एग्जिम बैंक से जुड़ी हुई है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा बैंक था जो है भारत का। तो अभी उसने कुछ तो रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के लिए कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करी है। तो वैसे बहुत ही साइडी छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इसमें कुछ बातें जानने वाली हैं कि एग्जिम बैंक इसका गठन कब किया गया था ना, जिससे हमसे सवाल पूछते जाते हैं यूपीएससी में। एंड देन लाइन ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? जनरली लाइन ऑफ क्रेडिट एक ऐसी चीज़ होती है, आप इसको क्रेडिट कार्ड के जैसे इमेजिन कीजिए। आपके क्रेडिट कार्ड के लेट्स से लिमिट है 1 लाख रुपया की, आप 1 लाख रुपये पर मंथ खर्च कर सकते हैं। एंड लेट्स से आपने इसमें से 20,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, यू स्पेंड 20,000, तो आपकी लिमिट कितनी रहेगी? 80,000 रुपये रहेगी लिमिट। तो लेकिन अगले महीने आपका बिल आएगा, आपने 20,000 रुपये आपने वापस कर दिए, फिर से आपकी लिमिट 1 लाख रुपये वापस आ जाती है। तो कंट्रीज़ को भी, दूसरी जैसे कंट्रीज जैसे इंडिया ने मालदीव्स को भी एक्सटेंड की अगर लाइन ऑफ क्रेडिट, तो उससे वो बहुत से इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, बहुत सी जो चीज़ें खरीद सकते हैं। जनरली लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करने का मतलब यही रहता है कि हम इनकरेज करें इस कंट्री को कि हमारी कंट्री से सामान खरीदे, ठीक है। जैसे इंडिया ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली, जैसे अभी से कुछ जो साल पहले वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करी थी कि आप हमसे जो शिप्स एट्सेट्रा खरीद सकते हैं, जो आपको वॉर एट्सेट्रा में जो चाइना के खिलाफ आपको मदद करेगा। तो इसीलिए लाइन ऑफ क्रेडिट $400 मिलियन की थी वो भी। एंड देन उससे भी ये फ़ायदा हुआ, भारत ने बहुत सारा जो वेपन्स एट्सेट्रा सप्लाई किया वियतनाम को। अदरवाइज वियतनाम नहीं खरीद पाता, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट के कारण खरीद पाया, आसान किस्तों में वापस कर देगा अब, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो दैट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट, तो हमसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए 2 पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे जान लिए। ओके, देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है, हमने बहुत बार कवर किया है पहले भी, आईएफसी से जुड़ा हुआ। जो भारत ने जैसे एक इंटरनेशनल जो हमारा जो फाइनेंस के लिए हमने एक जो एजेंसी बनाई, अथॉरिटी, जैसे आईएफसी है तो इस अथॉरिटी जो आईएफसी को देखती है, ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सेंटर बनाया हमने, गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में ही बेस्ड है, और कौन से रिवर के किनारे, साबरमती के किनारे एक्सेट्रा, है ना। ये छोटे छोटे जो साइडी पॉइंट्स हैं हमें प्रीलिम्स में मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, पर्टिकुलरली इसके बारे में, इसको रेगुलेट करने के लिए देयर इज एन अथॉरिटी नोन एज आईएफसीए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर अभी एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का आइडिया है। ये हर बार एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हर एक रेगुलेटर लेकर आता है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है? देखो, ये भी आसान शब्दों में समझाने की ट्राई करता हूँ मैं आपको। सैंडबॉक्स क्या होता है? बच्चों के खेलने का एक जैसे जो चीज़ होती है सैंडबॉक्स, उसको कहते हैं। अदरवाइज ऊपर से लगता है कि सिर्फ मिट्टी है, लेकिन ग्रेजुअली जब बच्चे उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उसमें मिट्टी में हाथ डालते हैं, तो देखते हैं अच्छा नीचे से कुछ और निकला है, नया कोई टॉय निकला है, कुछ और, तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही रेगुलेटर्स भी सैंडबॉक्स करके जो एक टेक्निक को अपनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर, कि बिल्कुल ही कुछ गिने चुने कस्टमर्स पर ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे हम स्लीपी क्लासेस हैं, हमने अभी सब्सक्रिप्शन बैच लॉन्च किया, तो हम चाहते थे जानना कि उसमें क्या कमियां होंगी, कि कैसे बच्चों को दिक्कत आ सकती है एक्सेट्रा। हम सिर्फ वो 15-20 बच्चों पर लॉन्च करते एंड ग्रेजुअली उसको ऑब्जर्व करते कि क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको रेक्टिफाई करते, फिर बड़े लेवल पर उसको लॉन्च करते। तो दैट इज नोन एज सैंडबॉक्स अप्रोच। रेगुलेटर्स भी इसकी सहायता लेते हैं, इस पर्टिकुलर टेक्निक की, ताकि वो देख सकें कि जो नए नए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या लूप होल्स हैं, ठीक है। सैंडबॉक्स का आइडिया कहते हैं उसको। एंड देन इसी को लेकर पर्टिकुलरली ये कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है? MII, ये भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली मार्केट से जुड़े हुए हैं, एंड उसका एक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, हमारे बैंक्स, ये हमारे ये जो बड़े बड़े जो चीज़ें हैं जो हमारे देश में मार्केट का, एक तरह से मार्केट को जो प्रमोट करती हैं एंड मार्केट्स को फैसिलिटेट करती हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सेट्रा जो होते हैं, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। एंड इसमें कैसे इनोवेशन लाई जाए और कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को आकर्षित करें भारत की तरफ, कि यहाँ पर आप जो रुपी ट्रेड कीजिए, और आप यहाँ पर आकर जो जैसे इंटरनेशनली जो हमारे बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही है हमारे प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल हमारे जो रुपी बॉन्ड्स हैं, रुपी बॉन्ड्स हमने पहले भी कवर किया हुआ हमारे प्री क्योर में। जो बहुत बड़ी दिक्कत है कि रुपी बॉन्ड्स अभी इंटरनेशनली ही ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं लंदन, सिंगापुर में, कंपेयर टू इंडिया।
हम चाहते हैं कि इंडिया में उसको वापस लेकर आएँ रुपये की बॉन्ड की ट्रेडिंग को, ताकि जो उसमें वॉलेटिलिटी आती है एकदम से, जब बॉन्ड के पैसे जब वहाँ पे प्राइस गिर जाते हैं इंटरनेशनली, हमारे रुपये की कीमत काफ़ी गिर जाती है कंपेयर टू डॉलर्स, और भारत सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अब IFSC जो इसको हम डेवलप करते जा रहे हैं वहाँ पर ही आएँ लोग, वहीं पर ट्रेड करें जो जितने ट्रेडर्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली सैंडबॉक्स टेक्निक के थ्रू हम चाहते हैं जानना क्या क्या दिक्कतें वो फेस करेंगे। छोटे हम एक ग्रुप पर उसको भी अभी लागू कर रहे हैं। ओके, देन दोस्तों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक न्यूज़ है यहाँ पर कि महाराष्ट्र में रोड इंप्रूवमेंट्स के लिए कुछ पैसा दिया गया। तो लेकिन यहाँ पर ADB के बारे में जान लेते हैं क्विकली। हमने अलग से लेक्चर भी बनाए हुए हैं दोस्तों, हमारे जो वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं आप। हमने वर्ल्ड बैंक को, हमने IMF को, और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सभी, एशियान, और लेट्स से उसके बाद अगर आप चाहें जानना ब्रिक्स बैंक है, NDB जिसको कहा जाता है, हमने इन सभी को कवर किया हुआ सेपरेट वीडियोज़ में, WTO एट्सेट्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ रहती है, एग्जाम में हमें हमेशा ही इन पे क्वेश्चंस नजर आते हैं। ओके, 1966 में बनाया गया हेडक्वार्टर्स जो कहाँ पर, फिलीपींस में, मनीला में। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ओके, देन इसके अगर हम देखें कि जो इसके दो बहुत बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो US और जापान है। एंड अभी देखें US अदरवाइज तो एशिया में है भी नहीं, तब भी बहुत कंट्रोल करता है ADB को। तो इसी कारण, इसी से ही थोड़ा इसका पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए चाइना ने गठन किया था हमारा एशियन डेवलपमेंट जो अभी AIIB इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये ADB के पैरेलल जितना इसका कैपिटल है और उतना ही लेवल पे फंडिंग कर रहा है। भारत में भी बहुत सारे इस पर प्रोजेक्ट्स जो AIIB ने फाइनेंस किए अभी। लेकिन ADB एक और चीज़ पे काम कर रहा है। ADB काम कर रहा है उसके 7 ऑपरेशनल जो प्रायोरिटीज़ हैं, जिसको नाम दिया गया स्ट्रैटेजी 2030। अगर आपको एग्जाम में सवाल आए स्ट्रैटेजी 2030 किसके एजिस में चल रहा है, हमें पता होना चाहिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की एजिस में चल रहा है। ठीक है, 7 चीज़ें हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि पॉवर्टी को इराडिकेट करना, जेंडर जो इक्वालिटी लेकर आना एट्सेट्रा, है ना, सिटीज़ एट्सेट्रा पे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। तो ये 7 जो चीज़ें हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, SDGs में भी हमें नज़र आती हैं। उसी के लिए और चाहता है हमारा ADB भी जो कि और पैसे जो फंड्स को मोबिलाइज करना, ताकि हम कुछ ऑपरेशनल प्लान्स बनाएं, OPs कहा जाता है। एंड हम जो हमारे जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, एंड इन सभी 7 प्रिंसिपल्स को, 7 जो प्रायोरिटीज़ को अचीव करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, इसको एक बार आप क्विकली देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें, इस पर अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो भी आप आंसर कर पाएंगे। ओके, देन दोस्तों अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट की, जो छोटी छोटी सी जो अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में डिमांड को वापस लेकर आना, कि कंज्यूमर के हाथ में अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज में काम चलेगा। स्टैंडर्ड एक अजम्पशन है जो इकोनॉमिक स्टिमुलस की रहती है कि अगर हमारी जो सरकार लोगों को कुछ फ़ायदा चाहती है पहुँचाना, तो डायरेक्टली उनके पास वो कैश चाहती है इंक्रीज़ करना, उसके लिए नए नए तरह के वो प्लान्स लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन एक नुकसान क्या रहता है कि सरकार का घाटा बढ़ जाता है इसमें। तो सरकार को उसको जो डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो या तो टैक्स बढ़ाना पड़ता है ना, वो, या फिर सरकार को जो लॉन्ग टर्म में अगर देखें जो हमारे जो FIIs FDIs आई थी सरकार के पास, उसमें से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मल्टीपल तरह से पूरा करते हैं सरकार घाटे को, लेकिन एक बार डिमांड को स्पर करने के लिए ये रिक्वायर्ड रहता है। हमने बैक टू द बेसिक में भी मैंने फिस्कल स्टिमुलस के फ़ायदे नुकसान पर एक वीडियो भी बनाया था। ओके, देन दोस्तों कि अभी कर क्या रहे हैं, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को LTC मिलता है ना, लीव ट्रैवल कंसेशन बोलते हैं शायद इसको, तो जिसमें घूमने जाते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़, सरकार उनको रीइंबर्स कर देती है। तो LTC के जो पैसे को लेकर सरकार ने कुछ यहाँ पर वाउचर्स एक्सटेंड किए। डिटेल में जानने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल हमें ऐसे स्टेप्स पता लग रहे हैं कि सरकार फिस्कल जो या फिर इकोनॉमिक तरह से लोगों को मदद कर रही है, एंड उनको डायरेक्टली इंसेंटिवाइज कर रही है कि यू स्टार्ट स्पेंडिंग, कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल इकोनॉमी भी चलनी शुरू होती है, एंड अकॉर्डिंगली जो वेरियस जगहों पर टूरिज्म एक्सेट्रा रिवाइव करता है। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली ही जैसे सरकार ने अनाउंस किया था, अभी ये कल रात की वैसे खबर है कि सरकार ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी अनाउंस कर दिया है, जो कि अगेन जो कि अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 1 महीने से लेकर 2 महीने तक की एक्स्ट्रा सैलरीज लोगों को दी जा रही हैं। वैसे हर साल अनाउंस होती हैं, लेकिन इस बार भी ये दिया गया। कोरोना का वक्त था, लोगों की सैलरीज कट हो गई थी, लेकिन सरकार ने फिर से इसको अनाउंस कर दिया। ओके,
एंड देन जो स्टेट्स को भी लॉन्ग टर्म वेरी लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जा रहे हैं बहुत सस्ते दरों पर, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं 50 ईयर्स के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इवन कि हमारे हिली एरियाज़ में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं कि ये सब कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स एक्सेट्रा क्यों दिए जा रहे हैं, और ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ नज़र आए एज वेल एज हमारी शॉर्ट टर्म में भी ग्रोथ नज़र आए। तो ये दोनों चीज़ों को सरकार चाहती है सपोर्ट करना। ओके, अभी दोस्तों रिसेंटली स्कैम चल रहा था टीआरपी का, जो टीआरपी मैनिपुलेशन को लेकर बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, साइडी न्यूज़ हो सकती है कि अदरवाइज बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड एक न्यूज़ है। थोड़ी बहुत इस पर बातें जान लेते हैं कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होते क्या हैं। सिर्फ एक तरीका होता है, हमें पता लगता है कि कितने % लोग एक चीज़ को देख रहे हैं। ये जो चीज़ हमारे जो सामने जो टारगेट ऑडियंस थी उस तक कितने लोगों तक वो चीज़ पहुंची, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बहुत है ना। अब हमारे टीवी रिमोट में इतने सारे चैनल्स हैं, तो कौन से चैनल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। तभी ही उसी के पर जैसे अगर आपको ऐड लगानी है तो कौन से चैनल पे ऐड लगाएं, तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है जानना कि हमें जो पता लगे कि कौन से चैनल पर ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो टीआरपी कहा जाता है। बहुत सारी एजेंसीज इस पर काम करती हैं एंड वो बताती हैं कि कौन से लोग ज़्यादा चैनल देख रहे हैं। तो जनरली करते क्या हैं उसमें, वो जो एजेंसीज होती हैं कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस के घर में वो जैसे जो एक सर्वे जो हमारे जो सर्वे करने की टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो करके लोगों के घर में जाके वो इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं ताकि पता लगे जब भी वो रिमोट से अपना चैनल बदलेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता रहता है कि इसने अच्छा ये वाला चैनल कितनी देर देखा, दूसरा चैनल कितनी देर देखा। तो उससे वो रिकॉर्ड करते हैं एंड देन उसको डेटा को एनालाइज करके वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा चैनल ये देखा गया, देन दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये सब पता लगा रिसेंटली, अभी पता लगा कि शायद जो ये रेटिंग जो करती एजेंसीज, जिसमें से एक बहुत ही फेमस एक हमारे देश की एजेंसी है BARC, तो जो कि हमारी अदरवाइज जो बहुत सारे जो चैनल्स हैं उसकी भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। 250 के आसपास चैनल्स हैं जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इवन भारत सरकार भी स्टेक होल्डर है। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें जो इसमें अगर इंपॉर्टेंट अपना स्टेक रखती हैं, उसके बावजूद अगर इसमें जो मैनिपुलेशन की बात आ रही है तो एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट्स का या फिर एडवर्टाइजर्स का हमारा बहुत लॉस हो रहा है। वो ऐसी जगहों पर ऐड दे रहे हैं जहाँ पर शायद लोग नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये स्कैम है, मल्टी करोड़ स्कैम हो सकता है। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। हमारे लेकिन एग्जाम के लिए हमें जानना जरूरी है कि टीआरपीज क्या होती हैं, व्हाट इज टीआरपी। ओके, ठीक है दोस्तों। तो अब एक और छोटी सी खबर है कि अभी जैसे हमसे बात पूछी थी एग्जाम में रिसेंटली यूपीएससी ने कि क्या फर्टिलाइजर्स टोटली डीकंट्रोल्ड हैं। नहीं दोस्तों, अभी भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स मिलते हैं हमें। तो सरकार लेकिन उस पर जो एक जैसे यूरिया पर्टिकुलरली देखें, अगर यूरिया अभी भी इट इज़ हाईली कंट्रोल्ड, सरकार उसकी कीमत खुद डिसाइड करती है, चाहे मार्केट में बहुत महंगा हो जाए, लेकिन सरकार सब्सिडी देकर उसकी कीमत को कम रखती है क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनपुट है। तो अभी लेकिन इस पर अभी जितना भी आपको यूरिया चाहिए उस पर कोई अभी मनाही नहीं होती, आप खरीद सकते हैं जाकर, लेकिन सरकार उसको लिमिट करने की सोच रही है कि अदरवाइज एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना, वो जो सॉइल को ख़राब करता है। तो इसीलिए लिमिट करने की सोच रही है। एंड देन उसके बाद अगर आपको उसके एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको नॉन सब्सिडाइज्ड प्राइस पर ही वो यूरिया या फिर जो भी फर्टिलाइजर बैग मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी जो सरकार का प्लेटफॉर्म भी है ई उर्वरक हिंदी नाम होता है ना, संस्कृत नेम है फॉर फर्टिलाइजर, तो ई उर्वरक प्लेटफॉर्म की मदद भी ली जाएगी। एंड देन एक और जो लास्ट हमारे पास न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मोडल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम वेरियस मोड्स को यूज़ करेंगे, ट्रेन को भी, रोड को भी, इवन वाटरवेज को भी। तो असम में ये पहला MMLP बनने वाला है। और जो हमारी ये जो पर्टिकुलरली जो हमारा जो सरकार की जो एक मुहिम है कि लॉजिस्टिक्स को हमने इम्प्रूव करना है, जो इसके लिए हमने एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम लीप का नाम दिया, इसको भी मदद ले रहे हैं। इवन कि जो हमारे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, दोस्तों मुझे आप कमेंट में बताओ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पहली बात कि इसको कौन लॉन्च करता है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, भारत का रैंक क्या चल रहा है अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। तो इसमें भारत चाहता है कि और इम्प्रूव करना, तो इसीलिए हमने अभी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क की गठन किया है ताकि सस्ते से सस्ते दरों पर हमारा सामान यहाँ से वहाँ मूव हो सके, फ्रेट हैंडलिंग इजी हो जाए। एंड जो MMLP, जैसे अभी हमने SEZs की बात सुनी है, जैसे आपने कि SEZs रहते हैं हमारे देश में, ऐसे हम लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की बात भी कर रहे हैं ताकि जो फ्रेट की मूवमेंट है उस पर हम कुछ जो बेहतर काम कर पाएँ। एंड इनफैक्ट जैसे जो स्टोरेज को इम्प्रूव करना है ना, और जैसे अगर कोई सामान को लाके कुछ देर क्वारंटीन करना है, उसके जोन्स, ये सभी कुछ बनाने की बात हो रही है, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, जो सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, ये बहुत सी चीज़ें।
एंड कनेक्टिविटी देने की बात हो रही है, नॉट ओनली विद रोड रेल वाटरवेज विद एयर एज वेल। तो इसीलिए MMLP की बात हो रही है। हमारा जो सबसे पहला MMLP है ये जोगी गुफा असम में बनाया जा रहा है, एंड ये जो ब्रह्मपुत्र के किनारे है। हमसे सवाल पूछा जा सकता है ये कहाँ बन रहा है। अदरवाइज हम और देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे देश का, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला में भी काम चल रहा है एंड उसके कुछ हमारे पास ये टारगेट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली भारत सरकार इसको अचीव कर रही है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रीक्योर। कुछ ये 6-7 खबरें, छोटी छोटी खबरें होती हैं, लेकिन इसमें से हम देखते हैं कि ग्रेजुअली हम इस पर ऐड करते जाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी कीप बिल्डिंग आवर नॉलेज बेस। एंड इसके बियॉन्ड मैं आपको चाहता हूँ क्विकली बताना कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं तो हमारा लास्ट बैच चल रहा है जिसको हम PCM बैच कहते हैं, प्री एंड मेंस मिलाकर, ठीक है, प्री का मेंस बैच, ठीक है। ये 2021 का ये लास्ट बैच है इस साल का, जिसमें हम आपको सभी जैसे पूरा कंटेंट भी मिलता है आपको, एंड इसमें आपको कंटेंट के साथ साथ आपको जो यहाँ पर जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी है, आपको जो 108 दिन का मेंस आंसर राइटिंग का प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। एंड देन अंत में जब हमारे पास जब प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा तो क्रैश कोर्स भी इसी का पार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। एंड देन इसमें एसए की क्लासेस भी हैं, एसए की इवैल्यूएशन नहीं है लेकिन एसए की क्लासेस हैं। तो ये जो इसका लास्ट वीक है आप एनरोल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद बाकी ऑप्शनल में भी हमारे पास अगर देखें तो सोशो एंड पॉल साइंस का भी हमारा लास्ट बैच चल रहा है, ये इस पे एनरोलमेंट्स अभी जारी हैं। एंड देन एसए का भी ये इस साल का लास्ट बैच होगा जिसमें आपके एसए की इवैल्यूएशन भी होती है। ऑलराइट, देन उसके बाद अगर आप 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2020 के लिए भी हमारे पास जो अभी 2 ही चीज़ें अवेलेबल हैं, एक तो ऑप्शनल में हमारे पास क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, एंड अगर आप 2020 में जीएस की बात करें तो जीएस में भी हमारे पास अभी क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ दोनों ही अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रैश कोर्स में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू जो वेरियस डायमेंशंस, वेरियस करंट अफेयर्स, जीएस के वेरियस टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई करते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर मोड में आ जाएं एंड एग्जाम के पहले, मेंस के पहले बिल्कुल अपने आप को ढाल लें उस मोड में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का हमारा ये ग्रुप भी है जहाँ पे हम रेगुलरली चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मैड का इनिशिएटिव चल रहा है रोज़, अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं, 20 टारगेट कर रहे हैं तो मेंस का एक सवाल रोज़ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चंस कैसे आंसर किए जाएँ वो बनाना सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेगुलरली तैयारी करते रहिए। प्री क्योर, प्री मिक्स और मैड एटसेट्रा बहुत से इनिशिएटिव हैं आपके लिए, फ्री इनिशिएटिव्स हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको और एक्सटेंसिव ले जाना है तो पेड प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है। तो बस आपकी मर्जी है, sleepyclasses.com पर सभी ये कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।